नमस्कार दोस्तों, नया मौसम आ गया है और आ गया है आपका नया होस्ट टेक आपकी जुबान में का। मैं हूं शुभम रहेजा और आप देख रहे हो गैजेट्स 360 हिंदी। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम मेन मुद्दे के बारे में बात करेंगे, जो होगा कि ये छोटे जो स्मार्टफोन्स हैं इतने बिग क्यों नहीं रहे हैं। हर कोई बात तो करता है कि यार पॉकेट में हमारे फ़ोन्स आजकल जा नहीं रहे, इतने बड़े हो गए हैं, हमें छोटे फ़ोन्स चाहिए, लेकिन कोई छोटे फ़ोन्स खरीद नहीं रहा है। उसके बाद में मैं बात करूंगा आपके क्वेश्चंस के बारे में, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा और उसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा मेरे बारे में, क्योंकि आप भी यही सोच रहे होगे कि हाँ मतलब हमने प्रणय जी को तो इतने टाइम देखा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये शुभम रहेजा है कौन। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फटाफट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में। चलिए अब छोटे स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग ये सबसे पहले सोचते हैं कि ये टॉपिक आया कहाँ से। तो ये टॉपिक इसलिए आया क्योंकि अभी रिसेंटली हाल ही में कुछ ही दिन पहले निके नाम की फाइनेंशियल पब्लिकेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आईफोन के जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो बिके हैं लास्ट ईयर दिसंबर तक, उसमें से सिर्फ 10% से लेके 15% तक जो भी आईफोन्स बिके हैं वो रहे हैं आईफोन 12 मिनी। अब ये थोड़ा सा सर खुजलाने वाली बात हो गई कि जब वो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो कई सारी लोगों ने बहुत एंटिसिपेशन दिखाया था। इवन लॉन्च इवेंट के ऊपर भी हम लोगों ने देखा था कि ट्वीटिंग बहुत चल रही थी कि यार ये आईफोन 12 मिनी मुझे खरीदना है, बड़ा क्यूट सा स्मार्टफोन है और ये बड़े प्यारे कलर में भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताई गई थी। तो ये तो हो गई एक चीज़। अब इसके अलावा हमें ये भी बताया गया था रॉयटर्स के द्वारा कि इस साल के जनवरी के महीने के अंदर जो टोटल बिक्री हुई है आईफोन 12 के स्मार्टफोन्स की, उनके सिर्फ 5% बिके थे सिर्फ आईफोन 12 मिनी के यूनिट्स। तो ये भी बहुत छोटा सा फिगर है और ये भी हम लोगों को काफ़ी हद तक कंफ्यूज कर देता है कि यार ये मार्केट में चल क्या रहा है। हम लोग कहते तो हैं हमें छोटे स्मार्टफोन्स चाहिए, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा है। चलो हम लोग अब फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से लोग जो स्मार्टफोन्स है, जो छोटे स्मार्टफोन्स हैं, उनको नहीं खरीदते। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि छोटे स्मार्टफोन्स हम लोग किसको क्लासिफाई करते हैं, नहीं तो हमारे पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं रहेगा और हम लोग कोई भी स्मार्टफोन को छोटा स्मार्टफोन कहते फिरेंगे। तो छोटे स्मार्टफोन्स वो होते हैं जिनका जो साइज है वो 6 इंचेस से कम है, जिनका जो स्क्रीन साइज है वो 6 इंच से कम है। तो आईफोन 12 मिनी तो ऑब्वियसली इसके लिए क्लासिफाई हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है वो है हमारे पास में वैरायटी नहीं है मार्केट के अंदर। हमारे पास इतने गिने चुने स्मार्टफोन्स हैं तो छोटे बोले जा सकते हैं और वो भी छोटे क्लासिफाई नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग अगर सोचे जो लास्ट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन था जो इंडिया में कॉम्पैक्ट नाम से मार्केट हुआ था, वो था 2019 में सैमसंग S10e। जी हाँ, ये स्मार्टफोन मैंने MWC बार्सिलोना, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना के अंदर ट्राई आउट किया था और मेरा पहला इंप्रेशन ये था कि यार ये कितना क्यूट है। और मैंने इसको पलट के भी देखा तो मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था। मैंने उसको थोड़ी देर चलाया और फिर मैंने उसको इंस्टेंटली कंपेयर किया S10 प्लस के साथ में, और उस टाइम पे मेरे को सडनली एक रियलाइजेशन हुई कि यार इस फ़ोन के अंदर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस तो हैं। देखो, सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज़ तो आप जब स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होते हो तो उसकी स्क्रीन में ही पता चल जाता है। अगर आपने कई सारे स्मार्टफोन्स यूज़ किए हैं अभी तक तो आपको ये तो पता होगा कि लोग जितना भी बोल ले कि आप क्वाड HD प्लस और फुल HD प्लस के बीच में अंतर नहीं बता सकते हो, लेकिन आप ज़रूर बता सकते हो और ये इसके अंदर काफ़ी हद तक एविडेंट भी था। उसके अलावा जो कैमरा था वो बहुत नाइट एंड डे का डिफरेंस था दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर। और तीसरा जो कॉम्प्रोमाइज़ था वो था बैटरी का। ये तीनों चीज़ें एक अच्छे स्मार्टफोन के मेन पिलर्स होते हैं और आजकल लोग इन 3 चीज़ों को देख के ही एक स्मार्टफोन परचेज का एक डिसीजन लेते हैं। तो ये जब मैंने पहली बार सोचा तो मेरे दिमाग में एक लाइट बल्ब आया कि हाँ, छोटे स्मार्टफोन्स शायद इसलिए आजकल नहीं बिक रहे हैं। अब हम लोग 2 साल आगे आते हैं और देखते हैं कि आईफोन 12 मिनी भी सेम ही प्रॉब्लम्स के साथ में गुजर रहा है। ज़रूर उसके अंदर जो कैमरा मॉड्यूल है वो एग्जैक्टली सेम है आईफोन 12 की तरह, जो उसका प्रोसेसर है वो पूरे आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर सेम रहा है, लेकिन जो बैटरी साइज है वो छोटी रही है। और वो हमारे इंडियन मार्केट्स में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ 4G के नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर के मार्केट्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर लोग 5G यूज़ करते हैं और इस
फ़ोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही था कि इसके अंदर है 5G, और अगर आप छोटी बैटरी के साथ में 5G यूज़ कर रहे हो तो बहुत जल्दी स्मार्टफोन ड्रेन हो जाता है। तो ये रहा एक और फैक्टर जिसकी वजह से लोगों ने स्मार्टफोन, ये छोटे स्मार्टफोन को खरीदने से थोड़ा सा मतलब उनके दिमाग में थोड़ा सा उसकी वजह से संकोच था। चलिए अब तीसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, और तीसरा फैक्टर ये है कि जो स्क्रीन साइज है वो थोड़ी ज़्यादा ही छोटी हो गई है आजकल 6 इंच से नीचे। हम लोगों की जो आदतें हैं वो थोड़ी हद तक बदल गई है पिछले 3-4 सालों के अंदर। तो पहले हम लोगों के पास में 16:9 के स्मार्टफोन्स होते थे जो अभी तक आईफोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये एक 16:9 का स्मार्टफोन है, लेकिन अगर आप इस फोन को बड़ा करोगे तो आपको इसको पकड़ने में दिक्कत होगी। वो इसलिए क्योंकि ये फोन लंबा तो हो रहा है लेकिन मोटा भी हो रहा है। इसकी वजह से लोगों ने लंबे स्मार्टफोन बनाने शुरू किए और पतले स्मार्टफोन्स बनाने शुरू किए, और इसको हम लोग बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आप बड़े स्मार्टफोन्स बना रहे होते हो, क्योंकि इसके अंदर आप स्क्रोलिंग अच्छे से कर पाते हो। अब चलो आते हैं हम छोटे स्मार्टफोन्स के ऊपर, और उनके स्क्रीन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है ये इसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, छोटे स्मार्टफोन्स के अंदर अगर आप वेब ब्राउजिंग करने जाओगे तो जो टेक्स्ट है वो ऑप्टिमाइज्ड है लंबे स्मार्टफोन्स के लिए, और छोटे स्मार्टफोन्स में ये दिक्कत आती है कि जो टेक्स्ट पूरा ऐसे क्लटर होना शुरू हो जाता है आपके डिस्प्ले के ऊपर। तो कई बार आप ये देखोगे कि जो फॉन्ट है वो आपके इमेज के ऊपर आके ऐसे चिपक रहा है और आपको जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही खराब सा आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो अगर आपके पास में छोटा स्मार्टफोन है तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो भी ज़्यादातर डाउन कर देते हैं। कभी भी आपको छोटे स्मार्टफोन के अंदर क्वाड HD+ रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा, और कई लोग ये बोलते हैं कि ये ओवरकिल होगा एक छोटे स्मार्टफोन के लिए, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो नहीं। आप अगर वीडियो को देख रहे हो एक पुराने आईफोन SE के ऊपर, पुराना वाला, नया वाला नहीं, पुराने वाले आईफोन SE के ऊपर, तो आपको एक्चुअली पिक्सल्स देखने को मिलते हैं। चाहे वो बोल दें कि ये रेटिना डिस्प्ले है, लेकिन आपको एक एक पिक्सल देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से भी मूड ऑफ हो जाता है। छोटे स्मार्टफोन्स के ऊपर वीडियो देखने में मजा नहीं आता है। तीसरी बात ये है, अभी पहली और दूसरी तो यही तो थी कि सोशल मीडिया और जो ब्राउजिंग है वो, और दूसरा है कि आपको वीडियो देखने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तीसरी बात यह है कि आप अगर गेमिंग करने जा रहे हो उसके अंदर, तो गेमिंग के अंदर आपके हाथ थोड़े क्रैम्प्ड हो जाएंगे। बड़े स्मार्टफोन्स के अंदर बेस्ट चीज ये होती है कि आप दोनों जो हाथ है उनको थोड़ा दूर दूर रख सकते हो, और उसके साथ में आपको स्क्रीन भी दिखती रहती है। अगर आपके पास में छोटा स्मार्टफोन है तो आपके हाथ पास रहेंगे लेकिन वो स्क्रीन को भी थोड़ा हद तक ब्लॉक कर देंगे, तो आपको बिल्कुल गेम खेलने में मजा नहीं आएगा। चलिए, ये तो रही चीजें। ये स्मार्टफोन, जो छोटे स्मार्टफोन हैं, ये इसलिए नहीं बिक रहे हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि प्राइस और जो तुम्हारे स्पेसिफिकेशंस है, इन दोनों के बीच के जो रेशो है वो सही नहीं बैठा आईफोन 12 मिनी और इवन सैमसंग S10e के अंदर। हुआ ये कि आईफोन 12 मिनी जब आया तो वो एक बहुत ही ऑकवर्ड प्राइस पॉइंट के अंदर आया था। वो जब आया था तो वो बीच में था किसके, बैटल के। ऑलरेडी हम लोग देख रहे थे कि आईफोन 10R कैनिबलाइज कर रहा था अपने भाई के सेल्स को, आईफोन 11 के सेल्स को, जब ये हमारे प्रिय मित्र आईफोन 12 मिनी प्रकट हुए थे। और हम लोगों ने देखा कि आईफोन 12 मिनी का जो प्राइस है ये लगभग आईफोन 11 के आसपास तो है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो बहुत सारे लोगों के साथ में सही नहीं बैठा। इसलिए लोगों ने उस फोन को खरीदने की बजाय आईफोन 11 या फिर आईफोन 10R की तरफ नज़र मारनी शुरू की, और वो जो आईफोन 12 मिनी है वो काफ़ी हद तक अंडररेट हो गया। लेकिन ये इतना सब कुछ मैंने कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन 12 मिनी एक ख़राब स्मार्टफोन है। काफ़ी हद तक अच्छा फ़ोन है, लेकिन अभी उसकी जो वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक साल के अंदर जब हमें प्राइस ड्रॉप देखने को मिले तो प्लीज़ एक आईफोन 12 मिनी के ऊपर भी प्राइस ड्रॉप देखने को मिलता है, जिससे कि उतना प्यारा स्मार्टफोन, इतना क्यूट सा स्मार्टफोन है, वो भी थोड़ा बिकते हुए दिखे तो मेरा भी दिल खुश हो जाए। चलिए, ये तो रही हमारी मेन मुद्दे की बात। अब आते हैं हम लोग अगले सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं, और मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद में आपके सारे जितने भी प्रश्न हैं सबका जवाब मैं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम है शुभम रहेजा और मेरा होम टाउन है गोवा। जी हाँ, मैं पैदा गोवा में हुआ था, मारगांव के अंदर, और फिर मैं गोवा के अंदर ही कई साल, 15 साल में काफ़ी घूमा हूँ, और उसके बाद में फिर मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी, भारत के अंदर भी बहुत घूमा हूँ। मैं गया हूँ उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जहाँ पर आपको एक आयरन ओर की खदान दिखती है, वहाँ पर मैं आपको दिखता था। तो वो इसलिए क्योंकि मेरे डैड माइनिंग इंजीनियर।
पर वो अलग बात है। चलो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि मेरा टेक इंडस्ट्री के साथ में क्या ताल्लुक है। तो मैंने शुरू किया था अपना करियर एज अ वीडियो प्रोड्यूसर कम एंकर कम एडिटर, ये सारी चीज़ें मैं खुद कर रहा था। और उसके बाद में 2 साल बाद में मैंने टेक्नोलॉजी जर्नलिज्म शुरू किया था। इसके अंदर मैं कंटेंट राइटिंग करता था टेक्नोलॉजी के लिए, मैं स्मार्टफोन्स को रिव्यू करता था। पर फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ आने लगी कि जो टेक्नोलॉजी स्पेस है ये सिर्फ कंज्यूमर टेक्नोलॉजी से डोमिनेटेड नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे दिमाग में आने लगी तो मैंने सोचा कि मेरा जो लिखने का अंदाज़ है मैं उसको थोड़ा सा बदल दूँ। उसके बाद में मैंने कई सारे एक्सप्लेनर आर्टिकल्स लिखे और फिर मैं फाइनली आ गया NDTV के अंदर। गैजेट्स 360 से पहले मैं काम कर रहा था NDTV हॉप लाइव के अंदर, और उसके बाद में जून 2020 के अंदर मैं गैजेट्स 360 के अंदर आ गया। अब जब मैं गैजेट्स 360 में आया तो मेरा सबसे पहला काम था कि मैं अपनी खुद की सीरीज शुरू करूँ जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनर्स करूँ। एक्सप्लेनर्स भी कैसे टाइप के, जो बचकाने क्वेश्चंस होते हैं लोगों को, उन सबको मैं सुझाऊं और उनको मैं बहुत ही सरल ढंग से बताऊं जिससे कि हर कोई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को समझ पाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को भी समझ पाए जिसको पूछना हमेशा सही नहीं होता है। क्योंकि आपके दिमाग में संकोच होता है कि यार आप अगर इस क्वेश्चन को पूछ लोगे तो आप थोड़े डम दिखोगे। तो यही मेरा बेसिक मकसद था कि सिंपल चीज़ों को थोड़ा बड़ा किया जाए और फिर उनको हर किसी को बताया जाए। तो जैसे कि गूगल कैसे काम करता है, हम सबको पता है कि गूगल काम कैसे करता है। आप उसके अंदर सर्च एक क्वेरी डालते हो, आप एंटर दबाते हो, आपको सारे सर्च रिजल्ट्स दिख जाते हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें मैं समझाता था। मेरे कुल मिला के 29 एपिसोड रहे हैं एलिमेंटल के, और मैं काफ़ी खुश था उस सीरीज़ के साथ में। मुझे काफ़ी मज़ा आया था वो बनाने में। और जब प्रणय जी ने बोला कि आप हिंदी के लिए भी ऐसे एक्सप्लेनर्स बना दो, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मैं हिंदी के अंदर बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ जब मैं कैमरा के सामने बात कर रहा होता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी सिंगल टेक है। इसके अंदर ना तो मैंने मल्टीपल टेक्स लिए हैं, ना कोई कट आ रहा है, कुछ नहीं। मैं एकदम कंफर्टेबल फील करता हूँ कैमरा के सामने जब मैं हिंदी में बात कर रहा होता हूँ। तो ये तो रहा मेरे बारे में। अब मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरे हॉबीज़ क्या है, तो देखो मेरे को मज़ा आता है F1 देखने में, फॉर्मूला 1 देखने में। वो मेरा अकेला मेन इंटरेस्ट है लाइफ के अंदर। लेकिन उसके अलावा मेरे को गिटार बजाना बहुत पसंद है। मैं गाता नहीं हूँ लेकिन मैं गिटार अच्छे से बजा लेता हूँ। और अगर गानों के बारे में देखा जाए तो मैं ज़्यादातर हिंदी गाने नहीं सुनता हूँ। सैडली मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ उसकी तरफ। 2010 तक मैं बहुत हिंदी गाने सुनता था, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ जॉन मेयर को, जो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट अब है। उसके गाने काफ़ी हद तक मेरे साथ में रेजोनेट होते हैं। तो हाँ, ये रहा मेरे बारे में सब कुछ। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं रोशन चौधरी के साथ में, जो मेरे को वेलकम कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। नमस्ते शुभम सर, मेरा कोई सवाल नहीं है, आप यूं ही हमारा मार्गदर्शन करते रहे। बिल्कुल करूंगा मैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको प्रणय जी की याद आ रही है, मेरे को आपसे डबल याद आ रही है उनकी, क्योंकि उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया है इस चैनल के ऊपर। ना सिर्फ हिंदी के ऊपर लेकिन इंग्लिश के ऊपर भी। तो मैं भी काफ़ी मिस करता हूँ प्रणय जी को। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राकेश चौधरी जी से आया है। वेलकम शुभम सर, मुझे छोटी स्क्रीन के स्मार्टफोन्स पसंद आते हैं जो 4.7 या फिर 5.5 इंच के बीच के होते हैं। इन्हें जेब में रखना और चलाना आसान होता है। जी आपने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ी है। सैमसंग की सुपर एमोलेड और बाकी कंपनियों की सुपर एमोलेड डिस्प्लेज में काफ़ी उनको फ़र्क लग रहा है, पर ये क्यों है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। और जैसे अदर कंपनीज के स्मार्टफोन्स के कलर फीके दिखते हैं इनको, और इनकी जो स्क्रीन जो है वो थोड़ी पुरानी सी फीलिंग दे देती है, जबकि सैमसंग की जो स्क्रीन्स होती है वो ऐसी फीलिंग नहीं देती है। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। कुछ साल पहले इंडिया के अंदर 2 सिमिलर लुकिंग गाड़ियां आई थी। एक तो थी रेनो डस्टर और एक थी निसान टेरानो। ठीक है, अब मेरे को पता है ये दोनों जो उदाहरण ये टेक की कंपनी से बिल्कुल, टेक के पूरे फील्ड से बाहर है, पर मेरे साथ बने रहिए। तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी। इनके लुक्स तो कॉमन थे ही, साथ में जो इनकी जो पेरेंट कंपनी है उनके बीच में भी एक मर्जर रहा है। रेनो और निसान का बहुत ही पॉपुलर मर्जर है। हम लोगों ने देखा है कि कई सारी गाड़ियां एक दूसरे के पार्ट्स यूज करते आई है। तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर एक कॉमन पार्ट था जो था इंजन। लेकिन दोनों गाड़ियों का जो आउटपुट था,
जो उनकी हॉर्स पावर और टॉर्क है वो अलग अलग थी। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों के इंजन्स डिफरेंट ढंग से ट्यून किए गए थे। अब यही हम लोग उदाहरण अगर स्मार्टफोन्स पे लेके आएंगे तो हमें कई सारी चीज़ें एकदम क्लियर दिखनी शुरू हो जाएगी। चलिए हम ये थोड़े 2 साल पहले जाते हैं और सोचते हैं S10 के लॉन्च के टाइम पे सैमसंग ने अपना एकदम ब्रांड न्यू एमोलेड का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले निकाला था, जिसके अंदर एक सर्कुलर कटआउट था ऊपर की तरफ, और वही सेम जो डिस्प्ले है वो OnePlus 7 Pro के अंदर भी यूज़ हुआ था। लेकिन OnePlus 7 Pro के अंदर थोड़े से ट्वीक्स दिए गए थे। इसको बोला जा रहा था फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, ठीक है। और जो S10 का जो डिस्प्ले था उसको कहा जा रहा था डायनामिक। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो फ्लूइड के अंदर इन लोगों ने क्या किया, OnePlus वालों ने 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा दिया, लेकिन जो पैनल था वो वैसा का वैसा ही था, सैमसंग से आया हुआ। अब इसके अंदर एक चीज सोचने की ये है कि जो सैमसंग ने जो पैनल बनाया है वो बाकी सबको आउटसोर्स कर रहा है, सबको दे रहा है, लेकिन जब वो देता है तो वो एकदम न्यूट्रल कलर टोन के साथ में देता है। जो कलर साइंस लगानी है वो उनके ऊपर है, ना कि सैमसंग के ऊपर। तुम्हें जो करना है मेरे डिस्प्ले के साथ में तुम कर सकते हो, मैंने अपना डिस्प्ले बना के तुम्हें दे दिया। सैमसंग क्योंकि प्रोसेस ए से लेके जेड तक सबके अंदर मास्टरी रखता है और वो खुद ही अपने डिस्प्ले बना के अपने स्मार्टफोन में लगाता है, उनको पता है कि क्या कलर साइंस अपने स्मार्टफोन के अंदर सही लगेगी, इसलिए जो कलर्स है, जो सैचुरेशन है वो खिल के दिखती है सैमसंग के स्मार्टफोन्स के ऊपर, और वो इतनी अच्छी नहीं दिखती है दूसरे स्मार्टफोन्स के अंदर, क्योंकि उन लोगों को रिवर्स इंजीनियर करके जो डिस्प्ले है अपने स्मार्टफोन के लिए टेलर करना पड़ता है। ये तो हो गया एक रीज़न। अब मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। मुझे याद है जब मैंने पहली बार, जैसे आप बोल रहे हो जो डिफरेंस आप देख रहे हो दो एमोलेड पैनल्स के बीच में, मैंने देखा था वही 2019 के अंदर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 और हुआवे मेट 20 प्रो के अंदर। जो मेट 20 प्रो है वो ऐसा फ़ोन था जिसको अगर आप पीछे से देखोगे उस टाइम पे, अब तो थोड़ा सा पुराना लगता है, उस टाइम पे अगर उस स्मार्टफोन को देखोगे उठा के तो आपका तो मूड एकदम खिल जाएगा, आप एकदम अलग लेवल पे चलेगा, कितना इतना सुंदर फ़ोन होता था। अब उसको अगर पलट दोगे तो आपको थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता था। तो होता ये था कि मैंने दोनों स्मार्टफोन्स को साइड बाय साइड रखा और मैंने देखा कि यार दोनों के अंदर क्वाड HD प्लस है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर यार थोड़ा सा कुछ फीका लग रहा है, जैसे राकेश जी ने बोला। तो यही इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। आपको जब आप अगर कोई स्मार्टफोन मेकर हो, आप अगर सैमसंग से डिस्प्ले लेते हो तो आपको उसके अंदर कलर की ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, और इसी की वजह से बाकी स्मार्टफोन्स थोड़े से फीके लगते हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है गुलाम जी से। शिवम सर नमस्ते, टेक आँख की जुबान में आपके पहले एपिसोड के लिए शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच। वैसे देखा जाए तो छोटी डिस्प्ले कॉम्पैक्ट होती है, लेकिन अभी के माहौल में गेम्स, वीडियो, मूवीज एटसेट्रा सब कुछ मोबाइल पे हो रहा है, इसलिए छोटे डिस्प्ले धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जी आपने मेरी बात बिल्कुल दोहराई है, सेम टू सेम वर्ड्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच आपके इनपुट्स के लिए। अगला कमेंट आ रहा है हमारे पास में सौरभ कुमार से। शुभम सर, कॉम्पैक्ट फ़ोन मुझे पसंद है, मैंने आईफोन SE 2020 ले लिया, लेकिन उस फ़ोन के अंदर उनकी बैटरी 1 दिन तक नहीं चलती है। उनका क्वेश्चन आ रहा है अभी कि सर एप्पल वॉच SE और सीरीज़ 3 के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है आपने। सीरीज़ 3 और SE के बीच में डिफरेंस, अब अगर आप सीरीज़ 3 को देखोगे तो ये पुरानी वॉच है, और कई सारे लोगों को लगता है कि पुरानी वॉच के अंदर उनको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, जो काफ़ी हद तक सही है। ये जो वॉच है ये जा रही है कुछ 17,000 रुपये के आसपास, और जो SE है वो बिक रही है ऑलमोस्ट 30,000 रुपये की। तो इन दोनों के बीच में आपको क्या लेनी चाहिए? तो देखो, अगर आप प्रोसेसर देखोगे तो दोनों का प्रोसेसर लगभग सेम ही है, परफॉर्मेंस के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये एप्पल वॉच SE लेनी है तो आपको थोड़ी चीज़ें और कंसिडर करनी पड़ेगी। इसका जो डायल साइज़ है ये ज़्यादा बड़ा है, इसके हैप्टिक्स काफ़ी अच्छे हैं। तो आप कई बार क्या करते हो, जब वॉच यूज़ कर रहे होते हो और अगर आप स्क्रीन को टच कर रहे होते हो तो ये दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट, ये थोड़ा डिफरेंट होता है स्मार्टफोन यूज़ करने से। स्मार्टफोन के अंदर क्या है, जो पूरा का पूरा फ़ोन है वो आपके हाथ के ऊपर रेस्ट करता है, तो आप किसी भी वाइब्रेशन को फील करते हो तो आपका पूरा हाथ फील करता है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि जो वॉच है ये सस्पेंडेड है, और अगर आप हैप्टिक्स मोटर अच्छी दे रहे हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है पूरे वॉच के अंदर नेविगेट करने में, और आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा वेल राउंडेड होता है। चलो इसके अलावा हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं कि जो डिस्प्ले है हमारी वॉच SE का ये थोड़ा सा मार्जिनली बेटर है और थोड़ा बड़ा भी है क्योंकि वॉच भी बड़ी है। तो ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स वॉच SE को थोड़ा बेटर कर देते हैं, और ये थोड़ी फ्यूचर प्रूफ भी रहती है क्योंकि इसके अंदर ऑल द प्रोसेसर की जो कैपेबिलिटी है वो तो सेम है, लेकिन इसके अंदर 1-2 एक्स्ट्रा चिपसेट अंदर दिए हुए हैं जो इसकी परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ा हेल्प कर सकते हैं।
अगला कमेंट आ रहा है रोहित अडवाणी जी से और ये कह रहे हैं हाय शुभम सर, स्मार्ट टीवीज कंपैरिजन के ऊपर एक वीडियो करो। जी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक एलिमेंटल वीडियो बनाई है, लेकिन वो इंग्लिश में है और हमारे वहाँ पर जो व्यूअर्स थे वो कई बार बोलते थे कि प्लीज़ हिंदी में भी ये वीडियो बना दो। मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि हम लोगों ने जो भी टीवीज, स्मार्ट टीवीज हम लोगों ने रिव्यू किए हैं, मैं उन्हीं को मेंशन कर पाऊंगा और जो बाकी स्मार्ट टीवीज है, जो उनके विकल्प है, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो आपको अगर ऐसा लगे कि हमारा जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा सीमित है, थोड़ा सा लिमिटेड है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितना भी कंटेंट जाए वो एकदम ट्रू रहे और हम लोग वही चीज़ों के बारे में बात करें जिनको हमने एक्चुअली टेस्ट आउट किया है। तो ज़रूर एक कंपैरिजन तो आएगी। उसके अलावा मेरे को कमेंट्स में जाके ये ज़रूर बता दो कि आप जानना चाहते हो कि स्मार्ट टीवी को खरीदा कैसे जाए, क्योंकि वो जो एलिमेंटल वीडियो थी वो एक्चुअली आपको काबिल बनाने के लिए थी, इसलिए नहीं थी कि उसके अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये स्मार्ट टीवी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं। मैं आपको बता रहा था कि अगर आप मार्केट में हो तो आपको किन किन चीजों को देखना चाहिए जब आप स्मार्ट टीवी खरीद रहे हो। अगला कमेंट आता है महेश कुमार जी से। वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मेगापिक्सल बढ़ाने से आपकी इमेज क्वालिटी बढ़ जाती है या फिर 12 मेगापिक्सल जैसे कि आईफोन यूज़ कर रहा है उसके अंदर भी आपका काम चल जाएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी मैंने एलिमेंटल के अंदर एड्रेस किया है। वाह, ये मेरे लिए एलिमेंटल का प्लग बन रहा है। मैं आगे से एलिमेंटल के बारे में नहीं बात करूंगा, पर ठीक है, वो अच्छी सीरीज थी तो आप एक बार ट्राई कर लो उसे, पर मैं वो सारा कंटेंट यहाँ पर लेके आऊँगा। एनीवे, तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो हाई मेगापिक्सल सेंसर्स हैं ये क्या मार्केटिंग टर्म्स है या फिर एक्चुअली काम करते हैं। तो देखो, काफ़ी हद तक तो काम करते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं करते हैं। आपको रेजोल्यूशन ज़्यादा मिल रहा है, आपको अगर कोई फ़ोटो क्रॉप करके उसे रिसाइज करके इंस्टाग्राम या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालना है तो उस टाइम पर काफ़ी काम आती है। और साथ ही साथ में कभी कभी कुछ एक सिनेरियोज़ के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो ओवरऑल कम मेगापिक्सल वाले कैमरा से बेटर है, कभी कभी कुछ एक सिनेरियोस के अंदर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो, सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि देखो, आप अगर सोचोगे तो आपका सेंसर इतना है, ठीक है, उसके अंदर आप ज़्यादा मेगापिक्सल डाल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका रेजोल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब आप उसको जूम करके उसे काट सकते हो। इसका इमेज क्वालिटी के साथ में काफ़ी कम कोरिलेशन होता है। अगर आप इस सेंसर को बड़ा कर दोगे इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा लाइट पड़ेगी, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर मेगापिक्सल्स, क्योंकि अगर आपके पास में बड़ा सेंसर साइज है तो उसके ऊपर ज़्यादा लाइट आएगी और वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा। चलो, अब हम लोगों के पास में रिस्ट्रिक्शन होता है क्योंकि स्मार्टफोन इतना ही बना सकते हैं पतला सा, तो उसके अंदर हम लोग को उतनी स्पेस के अंदर चीज़ें डालनी पड़ती है। लेकिन होता यह है कि अल्टीमेटली अगर आपके पास में हाई मेगापिक्सल काउंट का भी सेंसर है तो आप उसे कभी भी हाई मेगापिक्सल के ऊपर सेट करके यूज़ करोगे तो सबसे पहली बात आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि जो फाइल साइज़ है हर फोटो का वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसकी वजह से आपका जो स्टोरेज है वो फटाफट भरना शुरू हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप उसको हाई रेजोल्यूशन मोड के ऊपर डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे तो वो कभी कभी पिक्सल बिनिंग यूज़ करेगा, और पिक्सल बिनिंग पता है कितने मेगापिक्सल्स के ऊपर रिजॉर्ट होता है। तो देखो, अगर आपके पास में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसके अंदर अगर आप 4 पिक्सल्स को बिन करोगे तो 48/4 विच बिकम्स 12 मेगापिक्सल। अगर आपके पास में है 64 मेगापिक्सल का सेंसर तो उसको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है क्या, 16 मेगापिक्सल। और अगर आप 108 मेगापिक्सल का सेंसर के बारे में बात करोगे, उसको अगर आपको बिन करना है तो उसके अंदर आपको 9 पिक्सल्स को बिन करना पड़ेगा, और अगर उसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली सेम आपको 12 मेगापिक्सल ही मिल जाता है। तो सब मिला जुला के आपको कब लेना चाहिए हाई मेगापिक्सल का सेंसर, जब आपको फोटोज या तो टांगनी है, हाँ, उस फ्रेम बनानी है, उस टाइम पे काम आएगा। अगर आपको उसे क्रॉप करके इंस्टाग्राम पे डालना है तब आएगा। वैसे अगर आपने अगर 12 मेगापिक्सल से फ़ोटो खींची है या फिर 48 से खींची है, और अगर दोनों को कंप्रेस करके जैसी की जैसी फ़ोटो है बिना क्रॉप किए वैसी की वैसी अगर आप इंस्टाग्राम पे डालोगे तो आपको खास उसके अंदर डिफरेंस नहीं नज़र आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम कंप्रेशन लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग एक और बात करते हैं कि लो लाइट के अंदर हम लोगों ने ऐसा देखा है कि जो हाई मेगापिक्सल वाले सेंसर्स हैं वो कम अच्छे से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके नॉइज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक सेंसर को लोगे और उसके अंदर बहुत सारे ग्रिड बना दोगे तो जहाँ पर ग्रिड बन रही है वहाँ पर तो एक डिस्टर्बेंस होगी, और वो जो पार्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसको काउंटर करने के लिए जो आपका सेंसर है वो उसके अंदर नॉइज़ डालना शुरू करता है, ISO बढ़ाना शुरू करता है, जिसकी वजह से वो एक आर्टिफिशियल वे से उसको थोड़ा
ब्राइट कर दे। तो वो एक दिक्कत आपको ज़रूर देखने को मिलती है। और एक फाइनल दिक्कत ये देखने को मिलती है कि जो ऑटो फोकस होता है वो थोड़ा स्लो होता है हाई मेगापिक्सल 108 के आसपास के स्मार्टफोन्स के अंदर। जो ऑटो फोकस है वो थोड़ा सा स्लो देखने को मिलता है, क्योंकि आपके पास में बहुत सारा डेटा आ रहा है एक साथ, और ऑटो फोकस के लिए आपको थोड़ी सी मेमोरी और थोड़ा सा दिमाग लगता है, तो उसकी वजह से थोड़ा ओवरलोड हो जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने अगर देखा होगा कि S20 जब नया नया आया था तब बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था कि यार, कपिल रे ने बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, वो पूछ रहे हैं कि गूगल पिक्सल 4a कैसा रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गूगल पिक्सल 4a अच्छा फ़ोन रहेगा, लेकिन तब ही जब आपको फोटोज खींचने हैं। देखो उसके बाद में ना बहुत सारे अच्छे फोन्स आ गए हैं परफॉर्मेंस वाइज सेम प्राइस रेंज के अंदर, तो बहुत ही ऑकवर्ड स्पॉट के अंदर बैठता है और वो सिर्फ एंथुजियस्ट्स को थोड़ा सा पुल करता है जिनको फोटोज खींचनी है। उसके ना प्रॉब्लम ये है कि हाँ मतलब परफॉर्मेंस आपका काम तो चला देगा, लेकिन अगर आपने उसको ज़्यादा ओवरलोड कर दिया तो उसके ना रैम कम है और उसका जो प्रोसेसर है वो भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा सा वियर्ड स्पॉट के अंदर पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो प्लीज़ गेट इट। मेरे को पता है कि आपका जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो फ़ोन थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन्स, पर अगर आपको ओवरऑल पैकेज देखना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसको उस ढंग से देखो। अगला कमेंट आता है हमारे पास गुड्डू कुमार से। वो बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। एक तो है कि क्या मैंने संदेश ऐप यूज़ किया है और क्या ये व्हाट्सएप को टक्कर दे सकता है और मेरी क्या ओपिनियंस है इस ऐप के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि माइक्रोमैक्स और लावा के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, क्या वो सैमसंग और रेडमी और ये जो भी बड़े बड़े हमारे कंपेटिटर्स हैं स्मार्टफोन के स्पेस के अंदर उनको टक्कर दे सकते हैं या फिर नहीं। तो पहले क्वेश्चन का मैं ये आंसर देना चाहूँगा कि नहीं, मैंने संदेश ऐप यूज़ नहीं किया है अभी तक, लेकिन अगर आप चाहो और अगर आप मेरे को कमेंट में बताओ तो मैं उसको बिल्कुल ट्राई आउट कर सकता हूँ और अगले एपिसोड के अंदर टेक आपकी ज़ुबान के अंदर मैं आपको बता दूंगा मेरी राय उसकी क्या है, उसके बारे में क्या है और मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ और क्या ये व्हाट्सएप को टक्कर दे सकता है या नहीं। जिन चीज़ों को मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है मैं उनके बारे में कम ही बोलना प्रेफर करता हूँ। चलिए अब आते हैं हम लोग माइक्रोमैक्स और लावा के ऊपर। जी हाँ, दोनों ने एक कमबैक किया है। लावा ने इस साल किया है, माइक्रोमैक्स ने लास्ट ईयर करना शुरू किया था। तो इसका क्या मतलब होता है? देखो सबसे पहली बात तो हम लोग माइक्रोमैक्स से शुरू करते हैं और लावा के ऊपर थोड़ी देर में आते हैं। माइक्रोमैक्स ने क्या किया है कि बजट स्मार्टफोन्स के ऊपर फोकस करना शुरू किया है और उन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की है कि उनके स्मार्टफोन्स के अंदर उन्होंने दे दिया है एक स्टॉक एंड्रॉयड, और दूसरा है कि काफ़ी हद तक जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी काफ़ी पावरफुल रहे हैं इनके दोनों जो भी स्मार्टफोन्स निकले। एक तो है इन नोट 1 और एक है इनका N1B। 2 स्मार्टफोन्स आए हैं उनके और दोनों के अंदर जो कोर स्पेसिफिकेशंस है जैसे कि प्रोसेसर हो गया, जितनी रैम दी गई है, स्टोरेज दी गई है, वो दोनों काफ़ी हद तक तगड़ी थी एक बजट स्मार्टफोन के लिए। लेकिन वो कहाँ पर मार खाता था? बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर। और कहाँ पर खाता था? कैमरास के अंदर। ये 2 चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है बजट स्मार्टफोन बायर्स के लिए। तो इसकी वजह से मेरे को लगता है कि ये स्मार्टफोन थोड़ा सा मतलब पीछे रह गया उनके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में। तो देखो बजट स्मार्टफोन जो है इसको बनाना बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि आपके पास में एक प्राइस कैप है, ठीक है, और आप सारी चीज़ों के मास्टर नहीं बन सकते हो। अगर आपको 15,000 या 10,000 का मैं अगर एक प्राइस कैप दे दूं तो उसके अंदर एक ना एक चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ही, और अगर आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो उसकी बजाय आपको एक चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है कस्टमर का और कंज्यूमर्स का। आपको उनके सेंटिमेंट समझने पड़ते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना पड़ता है और उसके ऊपर एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ अगर मैं ये स्मार्टफोन बना रहा हूं तो ये बैटरी चैंपियन है, अगर मैं ये स्मार्टफोन बना रहा हूं तो ये गेमिंग चैंपियन है, अगर मैं ये स्मार्टफोन बना रहा हूं तो ये कैमरा चैंपियन है। तो हम लोगों ने अभी धीरे धीरे करके ये तो देखा है कि बहुत सारे वेल राउंडेड स्मार्टफोन्स तो आ गए हैं, जैसे कि मोटो G30 हम लोगों ने रिसेंटली देखा जो काफ़ी हद तक एक वेल राउंडेड स्मार्टफोन है। माइक्रोमैक्स का भी माइक्रोमैक्स बोल रहा हूँ, रेडमी का भी जो रेडमी नोट 10 है वो भी एक काफ़ी वेल राउंडेड स्मार्टफोन है। तो ये सारे स्मार्टफोन्स काफ़ी वेल राउंडेड है, लेकिन फिर भी इनकी कुछ ना कुछ खामियां तो देखी जाती है। अब आते हैं हम लोग लावा के ऊपर। लावा ने एकदम सुपर बजट स्मार्टफोन के ऊपर फोकस किया है, जिनका एक्चुअली जो मार्केट है वो मोस्टली टियर 3 सिटीज़ के अंदर है, ना कि अर्बन सिटीज़ के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ही लोगों को कम प्राइस वाले स्मार्टफोन्स की मोस्टली ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, मतलब मैं भी ब्रोक ही हूँ, अगर मैं स्मार्टफोन खरीदने जाऊँगा तो मेरे को भी मतलब 10,000 या 5,000 का ही खरीदना होगा, पर फिर भी हाँ। तो
उसके अंदर और डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें, और वहाँ पर Xiaomi ने बहुत अच्छा एक अपना फुट होल्ड रखा हुआ है सब 10,000 के अंदर। उनके पास में काफ़ी Redmi के जो सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत अच्छे से बिकते हैं उसके अंदर, तो वो compete करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि अभी बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो दिस विल बी वेरी सून। इन चीज़ों के ऊपर कमेंट करने के लिए हम लोगों को थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा कि माइक्रोमैक्स एक कमबैक कर सकता है या फिर नहीं। अगला क्वेश्चन है कपिल रे की तरफ से, वो पूछना चाह रहे हैं कि गूगल पिक्सल 4a कैसा रहेगा। जी मैं आपकी जो बात है उसको मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो गूगल पिक्सल 4a जो है ये भी एक कॉम्पैक्ट फ़ोन टाइप्स ही है, लेकिन इसके अंदर एक दो चीज़ें आपको थोड़ी प्रॉब्लमैटिक दिखेगी। एक तो होगा कि जो प्रोसेसर है वो इतना कुछ खास अच्छा नहीं है उसके प्राइस पॉइंट के अंदर, लेकिन अगर आप फोटोग्राफर हो तो आँख बंद करके ले सकते हो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, उठा लो उसे, आप कहीं गलत जा ही नहीं सकते। बस एक जगह हो सकती है कि आपको अगर वाइड एंगल से किसी फ़ोटो को खींचना है, वाइड एंगल लेंस से, तो उसके अंदर थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये थोड़ा मिसिंग है, पर अदरवाइज ब्रिलियंट फ़ोन फोटोग्राफी के लिए। पर अगर आपको परफॉर्मेंस यूज़ के लिए चाहिए, अगर आप बहुत सारे ऐप्स उसके ऊपर लोड करते हो और बहुत ज़्यादा हैवी टास्क उसके ऊपर चलाते हो, तब वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। उसके बहुत सारे विकल्प भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसको फोकस करना चाहते हो तो आप सिर्फ फोटोग्राफी के लिए लीजिए उसे। अगला कमेंट आता है मोहम्मद एहतेशाम से, और वो ये पूछना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर है कौन कौन से कॉम्पैक्ट डिवाइसेस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हाथ में गिने चुने डिवाइसेस मिलेंगे आपको जो 6 इंच से छोटे हैं। एक तो ऑब्वियसली आईफोन 12 मिनी है, लेकिन 6 इंच से छोटा फिर उसके बाद में ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा अगर आप मेरे को थोड़ा सा लीवे दे सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हो, तो मैं उसके अंदर S20 इंक्लूड कर सकता हूँ। वो एक्चुअली मतलब 6.4 इंच का है, पर मतलब ऑलमोस्ट है, जस्ट छोटे की तरफ ही है। तो उसके ना स्पेसिफिकेशंस काफ़ी तगड़े हैं। अगर आप उस फ़ोन को लेना चाहोगे तो वो छोटा तो है ही, साथ में आपको अच्छी पावर देगा, परफॉर्मेंस देगा, कैमरा देगा, जो चाहिए आपको सब देगा। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो उससे बेटर आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन अभी एट द मोमेंट देखने को नहीं मिलेगा पावर के टर्म्स के अंदर। उसके अलावा जैसे कि हमारे पिछले कॉमेंटर ने बोला कि जो गूगल पिक्सल 4a है उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि आप कैमरा के लिए उसे कंसिडर करोगे। उसके अलावा जो रीसेंट स्मार्टफोन्स है वो बहुत ही रेयर है जो छोटे आए हैं। लास्ट मेरे को जो याद है वो शायद था जो एक्चुअल कॉम्पैक्ट है वो है Mi A3 मेरे ख्याल से, तो वो भी आउटडेट हो गया है, तो उसका भी अभी सक्सेसर ओवरड्यू है। वो जब आएगा तब हम लोग देखेंगे उसके बारे में। लेकिन हाँ, मैंने जैसे कहा हाथ के ऊपर गिन सकते हो इतने कम कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स हैं हमारे पास। अगला कमेंट आता है मोहम्मद इरशाद से, वो मेरे को वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और उसके बाद में कहते हैं कि उनके हिसाब से मोबाइल एंटरटेनमेंट आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए जो बड़ी स्मार्टफोन डिस्प्लेज हैं वो बहुत ही हद तक स्वाभाविक हो गई है, और बड़े मोबाइल के ऊपर चीज़ों को कंज्यूम करने का जो आनंद होता है वो अलग ही होता है। बिल्कुल सही कहा है आपने, मेरे को भी काफ़ी हद तक मज़ा तो आता है बड़े फ़ोन्स के ऊपर चीज़ें देखने का, लेकिन छोटे फ़ोन्स क्यूट होते हैं यार, क्यूट होते, पॉकेट में आ जाते हो। पर ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि जो Mi 11 है वो इंडिया में कब आएगा। तो देखो, ये आपने एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। जो रेंज है Xiaomi की, ये है प्रीमियम स्मार्टफोन की रेंज, और ये इंडिया में लाने से पहले बहुत सोचते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनको करना पड़ता है मार्केट का एनालिसिस, इनको देखना पड़ता है कि यार इंडिया में एक्चुअली एंटिसिपेशन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम स्मार्टफोन है। प्रीमियम स्मार्टफोन है तो क्या होता है कि ये वॉल्यूम्स में नहीं बिकता, ये ज़्यादा मिलियंस के अंदर नहीं बिकेगा, ये इसके कुछ एक यूनिट्स बिकेंगे। तो होता ये है कि वो लेके तो आ जाएंगे इंडिया के अंदर, लेकिन इसका स्टॉक पड़ा रहेगा इन्वेंट्री के अंदर, और वो बिकेगी नहीं चीज़ें। और अगर कोई भी स्मार्टफोन है वो एक जगह बैठ गया तो वो तो लॉस है कंपनी के लिए। इसकी वजह से इन लोगों को सोचना पड़ता है कोई भी स्मार्टफोन लाने से पहले, और उसकी वजह से ये मी के जो स्मार्टफोन है इनको डिले करते हैं। चलो, मेरे को पता है ये आपका क्वेश्चन नहीं था, आपको क्वेश्चन था कि Mi 11 कब आ रहा है। ऑनेस्टली नहीं पता, हमें नहीं पता, ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन रूमर्स है ज़रूर कि ये आएगा इंडिया के अंदर। ऐसा भी बोला जा रहा है कि इसके रीब्रांडेड वर्जन जो Redmi K40 है उसके रीब्रांडेड वर्जन्स भी आ सकते हैं इंडिया के अंदर, पर वो सारे एकदम रूमर्स हैं, इसके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं कर सकते। तो मैं ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर पाऊँगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मैंने आपको ये ज़रूर बता दिया कि Mi जो स्मार्टफोन्स है इतना टाइम क्यों लेते हैं इंडिया में आने के लिए।
अगला कमेंट आता है हमारे पास सागर की तरफ से और वो ये कह रहे हैं कि इनके दिमाग में ये क्वेश्चन, जो हमारा आज का टॉपिक है छोटे स्मार्टफोन्स का, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत दिनों से रहा है। और उसके बाद में वो आगे जाके मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अभी 2021 के अंदर सबसे बेस्ट आईफोन का मॉडल कौन सा है, जिसके अंदर बड़ी डिस्प्ले है, बेस्ट कैमरा है, बेस्ट परफॉर्मेंस है, बैटरी लाइफ है, और उस फ़ोन के साथ में अगर आप साउंड और मूवी देखोगे तो आप एकदम खुश हो जाओगे। तो आपने एक चीज़ ज़रूर मिस कर दी है और उसकी वजह से मैं आपकी थोड़ी सी टांग खींचूंगा। मेरे को भी थोड़ा सा ह्यूमर का लीवे दे देना चाहिए आपको। आपने मेरे को ये नहीं बताया कि आपको प्राइस ब्रैकेट कितना है, तो आपको कितने रुपए का स्मार्टफोन खरीदना है। तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो आंख बंद करके आप ये कह सकते हो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स बेस्ट आईफोन है। उससे बेटर तो आपको मिलेगा नहीं। डिस्प्ले भी इतनी तगड़ी दी हुई है, कैमरा तो भाई इंडस्ट्री लीडिंग कैमरा है, आप उसके साथ में मूवीज़ बना सकते हो, इतना प्यारा कैमरा दिया हुआ है। उसके साथ में जो ये एक चीज़ और है कि हम लोग माइक्रोफोन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो जो स्मार्टफोन है वो माइक्रोफोन्स के ऊपर बहुत फोकस करता है, साथ में कैमरा के ऊपर भी करता है। तो पूरा एक मूवी मेकिंग का एक स्मार्टफोन बना दिया उन्होंने, और मूवी कंजम्पशन का भी बना दिया क्योंकि उसकी डिस्प्ले भी बहुत अच्छी है। चलो, अगर आपने क्योंकि मेरे से प्राइस के बारे में बात नहीं की है, अगर हम लोग प्राइस को इंक्लूड करें और अगर हम लोग थोड़ा रीजनेबल स्मार्टफोन देखें, इन आईफोन्स के अंदर 4 आए हैं, आईफोन 12 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। इनके अंदर सबसे रीजनेबल ऑप्शन मेरे को लगता है आईफोन 12। वो इसलिए क्योंकि वो एक परफेक्ट बैलेंस है बजट का भी और परफॉर्मेंस का भी और कैमरा का भी और बैटरी लाइफ का भी, ठीक है, और वो ज़्यादा आपको पॉकेट के लिए भी भारी नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ मैं ये बता दूं कि कभी भी, मतलब ये तो सिर्फ मेरा नज़रिया है और ये हमारे रॉयडन जी का भी नज़रिया है जिन्होंने इंग्लिश के लिए वीडियो को रिव्यू किया था। उनका ये नज़रिया है कि जो आईफोन 12 प्रो है वो बहुत ही ऑकवर्डली प्लेस्ड है उसके पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर, आईफोन 12 के स्पेक्ट्रम के अंदर। वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे फीचर्स नहीं है आईफोन 12 प्रो मैक्स की तरह, और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास में 10,000 रुपये अगर आप जमा कर सकते हो 1-2 महीने के अंदर, तो आप प्लीज़ आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीदिए और आईफोन 12 प्रो को इग्नोर कीजिए अभी के लिए। अगला क्वेश्चन आया राहुल से, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 15,000 रुपए के अंदर नोकिया लेना चाहिए या मोटोरोला का स्मार्टफोन लेना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आज जो भी क्वेश्चंस आए हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। मेरे ख्याल से हमेशा अच्छे ही क्वेश्चंस पूछते हो आप। जब से मैं टेक आपकी वहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे को एक भी कोई स्टूपिड क्वेश्चन नहीं दिखा है, और कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। एनीवे, हम लोग बात करेंगे नोकिया वर्सेस मोटोरोला की अंडर 15,000 रुपीज़। तो देखो, हमारे पास में 2 मेन कंटेंडर्स हैं, नोकिया 5.4 और हमारे पास में है मोटो G30 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए, दोनों स्मार्टफोन। अब इनके अंदर अगर आपको डिजाइन चाहिए किसी स्मार्टफोन के अंदर, तो आपको जाना पड़ेगा नोकिया 5.4 के पास में। दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर रफली जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है वो एकदम सिमिलर है, लेकिन जो मोटो G30 है इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। आपको जो बैटरी लाइफ है वो ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इसके अंदर 6000 मिली एम्प आवर की बैटरी है, और उसके साथ में आपको जो कैमरा है वो भी आपको बेटर देखने को मिलेगा मोटो G30 के अंदर। तो ये दोनों अंतर है। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए तो आप पक्का नोकिया के पास में जा सकते हो, अगर आपको बाकी चीज़ें चाहिए तो आप मोटो के ऊपर जा सकते हो। ये याद रखो कि दोनों के अंदर नियर स्टॉक एंड्रॉयड, मतलब ऑब्वियसली नोकिया के अंदर तो स्टॉक एंड्रॉयड ही है, वो एंड्रॉयड 1 का पार्टनर है, पर जो मोटोरोला है वो भी खास कुछ पीछे नहीं है। उसके अंदर नियर स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है और उसके अंदर कोई एड या स्पैमी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आता है। तो हाँ, ये रहा आपका कंपेरिजन इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। फाइनल क्वेश्चन आता है ललित मोहन से, वो मेरे को वेलकम कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, और प्रणय जी को मिस कर रहे हैं, मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रहा हूं। और अब आ जाता है मुद्दे का क्वेश्चन कि Redmi Note 10 और Samsung Galaxy M12 के बीच में कौन सा बेटर फोन है, और Snapdragon 678 और Exynos 850 के बीच में प्रोसेसर कौन सा अच्छा है। तो देखो, इसके अंदर अगर स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ बेंचमार्क्स के बारे में बात करेंगे तो Snapdragon 678 एक बेटर प्रोसेसर है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्मार्टफोन लोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों के बीच में आपको थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट करनी पड़ेगी। तो कैसे स्ट्रेट करनी पड़ेगी? Redmi Note 10 के अंदर आपको क्या मिल रहा है? AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, और ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको रिफ्रेश रेट हाई नहीं है, ये 60 FPS के ऊपर ही सीमित है, और उसके अलावा आपको परफॉर्मेंस जो है वो भी बेटर मिल रही है Redmi Note 10 के ऊपर। वियर्डली Samsung का जो स्मार्टफोन है उसके अंदर आपको LCD डिस्प्ले मिलता है।
एमोलेड नहीं मिलता। सैमसंग जाना जाता है अपने एमोलेड डिस्प्लेस के बारे में, पर इसके अंदर LCD डिस्प्ले है लेकिन हाई रिफ्रेश रेट का है, और साथ में इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो भी काफ़ी हद तक बेटर है Redmi Note 10 से। तो अगर आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन चाहिए इन दोनों के बीच में, तो आप अपना खुद का एक डिसीजन बना सकते हो। और इसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं टेक आपकी ज़ुबान में के शुभम रहेजा वर्जन के पहले एपिसोड के एंड तक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैं एज अ होस्ट पसंद आया हूं, और अगर कुछ भी खामियां रह गई हो या फिर कोई चीज़ अगर मैं भूल गया हूं बताना या कुछ भी ऐसा है, मेरे को प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए बताएं। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो वो भी मेरे को प्लीज़ बता दीजिए, और अगर आपके कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेरीज है वो भी मेरे को कमेंट्स के अंदर बताइए। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी कम्युनिटी को बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप और लोगों को बताओ कि यार अच्छा कंटेंट बन रहा है टेक के अंदर, सिर्फ हम लोग रिव्यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग और भी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो प्लीज़ वो भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमेशा याद रखें कि टेक की खबरों के लिए ज़रूर लॉग इन करें hindi.gadgets360.com पे।